हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वो सब बेसिक डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है या नेचर में कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ये सारी चीज़ें बेसिक से डिस्कस की थी, याद होगा आप लोगों को। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में और उस लेक्चर को वॉच कीजिए। क्लियर है? तो अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो 11 क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मैटर, तो मैटर क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और उसका मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर है? मैटर हम लोग क्या है? मैटर है। मार्कर क्या है? मैटर है। बोर्ड भी क्या है? वो भी मैटर है। ठीक है? और ये अखिल सर जा रहे हैं वो भी कौन है? मैटर है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब मैटर क्या नहीं होता है? जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, ये सब मैटर नहीं होते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो मैटर को का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एक किया गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, वो किया गया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, और सेकंड किया गया केमिकल क्लासिफिकेशन, वो किया गया केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है? तो हम लोग देखो वन बाय वन दोनों क्लासिफिकेशन लिखते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। आधी बात समझ में आप लोगों को? अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैसे डिवाइड किया गया, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्या हो जाएगा? सॉलिड हो गया, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा। ठीक है? एंड 5 क्या होगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना? अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन की एक मैं बात करता हूं। केमिकल क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पर क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो प्योर हो गया और दूसरा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। क्लियर है? अब प्योर में भी देखो क्या होगा? प्योर में फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर? एलिमेंट, एंड सेकेंड वन क्या होगा? कंपाउंड। क्लियर है? अब मिक्सचर में देखो क्या होगा? दो पार्ट है इसके, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बच्चों? तो देखो हम लोग वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। क्लियर है? तो चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट है, बहुत ईजी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट लगा करे तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो जैसा आपको पता है एक ही सब्सटेंस तीनों स्टेट में रह सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, तो वाटर सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, मतलब आइस फॉर्म में रहता है। वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और वाटर गैस वेपर फॉर्म में भी रहता है। क्लियर है? वाटर जब इवेपोरेट करते हैं तो उसकी वेपर बनती है, तो वेपर फॉर्म में भी रहता है। तो ये स्टेट में कैसे रह सकता है वो डिपेंड करता है वाटर किस स्टेट में है, कि वो टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर की वैल्यू 1 atm है तो अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री से कम लोगे तो वाटर सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 0 से 100 के बीच में लोगे तो वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लोगे तो वाटर वेपर फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है सब्सटेंस की। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि सब्सटेंस किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो मान लो सॉलिड फॉर्म में, तो हीट करोगे तो क्या बनेगा? वो हीट करने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है?
चलो ठीक है। अब लिक्विड को अगर तुम हीट करोगे तो क्या होगा, तो ये भी बहुत ही आसान है, बता सकते हो। तो कन्वर्ट किस में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो लिक्विड को हीट करने पे गैस बन जाता है। बट कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको लिक्विड को हीट करोगे तो गैस नहीं बनता है, क्या बनता है, सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर आपको एग्जाम्पल पता तो प्लीज कमेंट करके बताना, फिर भी मैं देखो बता देता हूं। जैसे मान लो अंडा ले लो, एग ले लो। एग क्या होता है, लिक्विड होता है, उसको आप हीट करो तो बॉयल हो जाता है, अब बॉयल होगा तो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। क्लियर है। तो लिक्विड हीट करने पे देखो, उस केस में, अंडे केस में क्या हो गया, लिक्विड हीट किया तो गैस ना बन के वो सॉलिड बन गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वहां पर फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर अंडे वाले केस में फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। आधी बात समझ में। तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे कौन सी फिजिकल स्टेट आएगी, गैस बनेगा। अब बच्चों गैस, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं लिख देता हूं पहले, गैस O2N2C, ठीक है, H2 आप कोई भी ले सकते हो, CO2 ले सकते हो। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, H2 गैस ले ली। क्लियर है। अब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर ये गैस है। अब गैस को अगर तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा, चलो बच्चों मैंने इसको भी क्या किया, हीट कर दिया। तो सोचो गैस को हीट करने पर क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों ने बेसिक लेक्चर्स देखे होंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो आपको याद होगा कि कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और अगर आप कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तोड़ोगे तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगे तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। बट आयनिक बॉन्ड तोड़ने पर जो एनर्जी देनी पड़ती है उसका नाम लैटिस एनर्जी होता है। और अगर आपने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, इसको एनर्जी दे रहे हो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो H2 गैस फॉर्म में है और आपने क्या किया, इसको एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी मान लो कितनी दे दी मैंने, बॉन्ड एनर्जी के बराबर। अगर आपने जैसे इसको एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर दे दी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप मोल कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए और उस लेक्चर को वॉच कीजिए। क्लियर है। तो जैसे आप इसको बॉन्ड एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। यानी यहां पर मॉलिक्यूल था, जैसे आप हीट करोगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग। यानी यहां पर ये H2 गैस था, कन्वर्ट किस में हो गया, H गैस में कन्वर्ट हो गया। मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको और हीट किया, ध्यान से देखना। मैं बच्चों देखो इसको और हीट कर रहा हूं। अब गैस अगर बन गया, एटम बन गया, हाइड्रोजन गैस का एटम बन गया। अब बताओ हीट करेंगे अब क्या होगा। तो आप लोगों को फिर से याद होगा, मैं ये रफ कर रहा हूं कि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर भी देखो हम लोग एटम में एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे मान लो यहां मैंने एटम लिखा, हाइड्रोजन का एटम लिखा। अगर मैंने इसको कौन सी एनर्जी दे दी, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी। ये क्या होती है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी दोगे तो बच्चों इसमें क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और प्लस ये, तो इस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है ना। हम लोग एटम्स से इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में निकालते हैं, गैसियस स्टेट से निकालते हैं। तो यहां पर गैसियस होना कंपलसरी है। ठीक है ना। आधी बात समझ में आप लोगों को। तो देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ, मैंने इसको हीट दी, मतलब इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं। तो जैसे इसको आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगी, उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा मतलब H गैस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहां पर H प्लस गैसियस में और प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं हॉट आयनाइज्ड गैस। हॉट आयनाइज्ड गैस बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, प्लाज्मा बोल दो। तो यानी सॉलिड के बाद क्या आता है, लिक्विड स्टेट आती है, लिक्विड के बाद गैस स्टेट आती है, और गैस के बाद एनर्जी देते जाओगे तो क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट आएगी। क्लियर है।
आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गैस से जब एटम कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आपने कौन सी एनर्जी दी, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एटम से जो आयंस कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आपने कौन सी एनर्जी दी, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना भी क्या होता है आपका, और लिक्विड से गैस में जाना क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब जैसे मैं बता भी देता हूँ, लिक्विड से गैस जाना क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा 4 स्टेट तो हो गई। अब लास्ट वन क्या थी, 5 वाली, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थी। तो अब देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां से कूल करना स्टार्ट किया, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। अभी तक तुम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, देखो वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर मैंने कितना डिक्रीज कर दिया, यानी मैंने टेम्परेचर कर दिया अप्रोक्सीमेट 0 केल्विन कर दिया। 0 केल्विन मतलब अप्रोक्सीमेट में क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया -273.15 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है। तो उस सब्सटेंस की जो स्टेट बनेगी उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बच्चों 5 स्टेट समझ में आ रही होगी। तो सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस, गैस के बाद प्लाज्मा, और सॉलिड के पहले वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को मेनली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेनली किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करता हूं इसको। ठीक है। तो मैं इसको भी रफ करता हूं। तो बच्चों देखो, यहां पर हम लोगों को मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ना है। इन तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस में अब डिफरेंस की मैं बात करूं, डिफरेंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। किसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, सॉलिड के। किसकी डेंसिटी कम होती है, गैस की। इन तीनों में कौन सब्सटेंस, इन तीनों में किस मॉलिक्यूल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। किसकी एक्सपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है, गैस की ज्यादा होती है। किसका साइज और किसका शेप फिक्स होता है, किसका वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का होता है। आ रही बात समझ में? तो किसका शेप फिक्स नहीं होता है, किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो गैस का होता है। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज तीनों में डिफरेंस तो आता ही होगा, बहुत बेसिक सा है। ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग सेकेंड वन पढ़ते हैं, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चों एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, यहां पे मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ था, 0 केल्विन लिखा था मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया था डिग्री सेल्सियस में लिख दिया था। तो हो सकता है आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना ना आता हो, तो मैं पहले से देखो मैं आपको एक बार बता भी देता हूं जो कि यूज होगा आगे चल के। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, क्लियर है, और टेम्परेचर केल्विन में भी होता है। तो डिग्री सेल्सियस अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखो तो यहाँ से केल्विन आ जाएगा, या केल्विन में रखो तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है? और देखो एक फ़ारेनहाइट भी होता है टेम्परेचर को की यूनिट। ठीक है। इसमें क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 180 होगा F फ़ारेनहाइट -32। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 5/9। तो बच्चों इस इक्वेशन का यूज करके आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी एक वैल्यू दी हो आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम लोग यूज करने वाले हैं। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर कन्वर्जन भी बता देता हूं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, प्रेशर कन्वर्जन क्या होगा, जैसे मैं बात करूं 1 atm इक्वल टू कितना होता है, तो 1 atm इक्वल टू होता है अब 760
टॉर भी बोल सकते हो, और 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg भी होता है, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg भी होता है, एंड 1 ATM इक्वल टू, और भी प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे मैं बात करूं 1.01325 बार भी होता है, क्लियर है। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल भी होता है, और 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इतने सारे कन्वर्जन है प्रेशर के, तो आपको कोई भी एक यूनिट में दिया हो तो दूसरे में कन्वर्ट करना हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट डे को आगे डिस्कस करता हूं। तो चलो मैं बच्चों हम लोग साथ में मैं आपको वॉल्यूम का कन्वर्जन भी बता देता हूं। तो देखो बच्चों वॉल्यूम का कन्वर्जन क्या होगा, जैसे मैं बात करूं मैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 3 लीटर होते हैं, या फिर डीएम क्यूब की बात करूं तो क्या होगा डेसीमीटर क्यूब भी क्या होगा ये होता है। तो 1 मीटर क्यूब और 10 की पावर 3 लीटर और 10 की पावर 3 डीएम क्यूब तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप मीटर से लीटर में, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। अब चलो मैं एक और बताता हूं, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है, और ml को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब को ये भी बोल सकते हो 1000, मैं यही लिख देता हूँ 1000 सीसी भी बोल सकते हो। सीसी मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। आधी बात समझ में आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आना चाहिए, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना आना चाहिए, एंड प्रेशर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ इसको। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैटर का सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में देखो हम लोग ने एक पार्ट पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट वन क्या था प्योर था, एंड सेकंड वन क्या था मिक्सचर था। आ रही बच्चों बात समझ में, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो देखो मैं बताता हूं फर्स्ट प्योर के बारे में। तो प्योर मतलब क्या होगा, तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। तो अगर मैं प्योर की बात करूं, प्योर मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस सेम टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस है। अब ये दो टाइप का हम लोगों ने इसमें लिखा था, देखो मैं वन बाय वन आपको अच्छे समझाता हूं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है कंपाउंड होता है, ठीक है। एलिमेंट अगर देखो सेम टाइप का एटम है तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जब सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। देखो सेम टाइप मतलब प्योर मतलब होता है सिर्फ एक ही चीज है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, यानी सब ये चीजें क्या है सेम टाइप की हैं। अगर सेम टाइप के एटम्स रखे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो एलिमेंट दिया हुआ है, क्लियर है। और सेम टाइप के अगर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैंने पानी ले लिया, अगर मैं बोलूंगा प्योर वाटर है इसका मतलब वहां पर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो प्योर मतलब सेम टाइप का, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है या फिर एक ही टाइप के एटम है। अगर एक ही टाइप के एटम है मतलब एलिमेंट हो गया, या एक ही टाइप का कंपाउंड है मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है। तो मैं इसको रफ करता हूं, बहुत बेसिक था, आपको ये पता ही होगा पहले से।
अब देखो इसी में सेकेंड पार्ट की मैं बात करता हूँ। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, पहला तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने प्योर वाला। सेकेंड होगा यहाँ पर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ। मिक्सचर मतलब रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग मिक्सचर बोल रहे हैं तो मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर, मतलब अगर किसी भी कितनी भी चीजें तुम अगर ऐड कर दो लेकिन कंडीशन है उनमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी आप मिक्सचर बोल सकते हो। अगर रिएक्शन हो गई तो आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हो। तो मैं मिक्सचर बोल रहा हूं मतलब रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने क्या किया, देखो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला क्या होगा यहां पर, होमोजीनियस मिक्सचर था, क्लियर है, एंड सेकेंड वन था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया और वाटर में NaCl को डाल दिया। तो अगर आप पानी में NaCl को डालोगे तो NaCl क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, बट वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। मतलब NaCl क्या होगा, अगर आप पानी के किसी भी पॉइंट पे देखो, मान लो मैंने क्या लिया, एक ग्लास में पानी लिया, उससे मैंने क्या किया 5 ग्राम नमक डाल दिया। तो आप बताओ नमक की जो कंसंट्रेशन है, जो नमक के मॉलिक्यूल होंगे वो बताओ किस पार्ट में, पानी के किस पॉइंट पे ज्यादा होंगे, हर जगह सेम होंगे। आ इस बात समझ में। या फिर अब पानी में तुम शुगर को डाल दो, तो जैसे आप पानी में शुगर को डालोगे वैसे क्या होगा, पानी हर जगह समान मीठा होगा, यानी एक ही टाइप का मीठा होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एक साइड में ज्यादा मीठा है एक साइड में कम मीठा है। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो NaCl की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर के हर एक पार्ट में क्या होगी, बराबर होगी, मतलब सेम होगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर इसी में वाटर में मैंने NaCl ना डाल के मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर सैंड डाल दिया, तो सैंड डालोगे तो क्या होगा, अब हर जगह पानी में सैंड के पार्टिकल सेम नहीं होंगे। बॉटम में सैंड क्या होगी, ज्यादा होगी, सैंड मतलब बालू क्या होगी, बॉटम में ज्यादा होगी, और सरफेस में क्या होगी, कम होगी, क्लियर है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यदि इनका फेस क्या है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारे NaCl पानी में, NaCl के जो पार्टिकल होंगे पानी में हर जगह बराबर होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और सैंड के पार्टिकल वाटर में हर जगह बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग एक बात और सुनिए, NCERT को पढ़ते रहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट को मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बट आप एक बार बस रीडिंग मार लेना NCERT को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। बट एक बार रीडिंग मारना लेकिन कंपलसरी है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आप डेली का डेली लेक्चर देखा करिए। तो नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉलिड को हीट करोगे तो आप लिक्विड चाय बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। गैस को हीट करोगे तो पहले क्या होगा, आप हीट कर रहे हो मतलब एनर्जी दे रहे हो ना, तो गैस को हीट करोगे और गैस जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड बना रहेगा। हीट करोगे तो उसको बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी, तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस जो होगी हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर और हीट करोगे तो क्या होगा, एटम होगा, उसको और हीट करोगे तो क्या होगा, उसको और एनर्जी दे रहे हो तो उसको एटम को क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, तो एटम क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्लाज्मा स्टेट आ गई है, क्लियर है। और सॉलिड को क्या करोगे, तुम कूल करोगे और कंडेंस करोगे, ठीक है ना। तो उसको किस टेम्परेचर तक करोगे, अप्रॉक्सीमेट 0 केल्विन तक, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो स्टेट बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्लियर है आप लोगों को। तो बच्चों लोग नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है,
यानी एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस होती है, एलिमेंट से कंपाउंड बनने की प्रोसेस, उसके लिए कुछ बेसिक्स लॉ हैं जो कि अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ही पुराने लॉ हैं, तो जिस टाइम आए थे उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनकी बहुत वैल्यू थी। क्लियर है? पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं लॉ और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग आगे एक पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और एक हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं फिजिक्स में, और यहाँ हम लोग लॉ पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ भी आगे पढ़ोगे गैसियस स्टेट में, चार्ल्स लॉ पढ़ोगे। तो लॉ और प्रिंसिपल में मेनली डिफरेंस क्या होता है, कहाँ हम लोग लॉ लगाते हैं, कहाँ हम लोग प्रिंसिपल ऐड करते हैं। तो देखो लॉ क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को, जहाँ किसी भी चीज़ को हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं तो वहाँ हम लोग लॉ लिखते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लोग मेनली लॉ पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। क्लियर है? और जहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं उस पर हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसका मैथमेटिकल क्या है, प्रूफ है। क्लियर है? तो जिसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, वहाँ हम लोग प्रिंसिपल टर्म यूज़ करते हैं, और जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं उसको क्या करते हैं, लॉ लगा देते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग 5 या 6 बेसिक लॉ जितने भी हैं हम लोग सब 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी एटम्स यानी एलिमेंट से कंपाउंड बनने की प्रोसेस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कभी भी हम लोग मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी मास नाइदर भी क्रिएट नॉट भी डिस्ट्रॉय, बट हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें सिंपल ये बेसिक सा बताया गया है कि किसी भी रिएक्शन में मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब जैसे मान लो लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, जैसे C+O2, ठीक है, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्टेंट है और ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CO2 गैस बना रहे हैं। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो लेफ्ट में लिखा रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट में लिखा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर देखो 12 ग्राम कार्बन लो, ठीक है ना, और 32 ग्राम क्या लो आप, ऑक्सीजन लो, और इन दोनों के बीच की रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पर देखा गया कि जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यहाँ पर 44 ग्राम क्या बनता है, CO2 बनता है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप यहाँ पर ऐड करके देखो 12 और 32 क्या होगा, 44 होगा, यानी रिएक्टेंट कितना लिया था आपने, 44 ग्राम, और प्रोडक्ट भी कितना बना है, 44 ग्राम। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? तो मास पूरी रिएक्शन में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? यानी मैं यहां लिख सकता हूं सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, जो लेफ्ट में लिखते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, कि किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, मास हमेशा कंजर्व रहता है, और इसी की हेल्प से हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आगे ये सब तो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। 12 ग्राम लेके लिया, अभी 32 ग्राम लिया है, दोनों को देखो हम लोग ने कुछ नहीं बचा है। कभी कभी आगे हम लोग ऐसा भी पढ़ेंगे, कार्बन ज़्यादा लेंगे ऑक्सीजन कम लेंगे, फिर एक बार कार्बन कम लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। यानी अभी तो हमने 12 और 32 लिया बस लॉ को समझाने के लिए, कि जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट पूछ लेगा कितने ग्राम CO2 बनेगा या कितने मोल CO2 बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको तब बता सकता हूँ जब आपको मोल के बारे में पता हो। तो आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल के बारे में डिस्कस करेंगे, मोल होता क्या है और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ इतना ही है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, मास हमेशा कंजर्व रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी रिएक्टेंट का मास का जो सम होगा और प्रोडक्ट के मास का सम क्या होगा, वो दोनों इक्वल होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में। देखो डेफिनिट प्रोपोर्शन वाला लॉ क्या है कि अगर सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने HCl प्लस NaOH की रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। क्लियर है? और मान लो अगर मैंने H2 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। समझ में आ रही बात?
यानी इस लॉ का मतलब सिंपल इतना है कि दुनिया में कहीं से भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो सेम कंपाउंड, H2O इस रिएक्शन से बनाओ चाहे H2O इस रिएक्शन बताओ, दुनिया में किसी भी रिएक्शन से वाटर बना लो तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, मास रेशियो सेम रहेगा। जैसे H2O में अगर आप ध्यान से देखो, H2O कब बना होगा, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के अगर तुम आप रिएक्शन करा दो तो वाटर बनेगा। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, 2:16 है। सेम वैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, 2:16 है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। मतलब अगर आपने कंपाउंड सेम लिया है तो उसमें एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा और लॉजिकली भी क्या होगा, सेम होना भी चाहिए। अब अगर कंपाउंड ही आप अगर सेम लेने वाले हो तो एलिमेंट का क्या होगा, नंबर भी सेम होगा। सेम ही कंपाउंड है, आप दुनिया में किसी भी रिएक्शन से बना लो, कंपाउंड सेम होगा तो नंबर सेम होगा, नंबर सेम होगा तो क्या होगा, उसका मास भी डेफिनेटली सेम आने वाला है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ने आ रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका देखो मतलब क्या होगा, इस लॉ का मतलब, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। देखो जैसे 2 एलिमेंट मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल पहला क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर H2O भी बना सकते हैं। क्लियर है? और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर H2O2 भी बना सकते हैं। तो 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर है? द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, यानी एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल की देखो मैं बात करूं, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो उसमें बस सिंपल ये लॉ में बताया गया कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो इन दोनों कंपाउंड में दोनों एलिमेंट का मास रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा और एक दूसरे का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पर H2O में अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के अगर आप रिएक्शन करा दो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसमें मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है, 2:16 है। क्लियर है? अगर आप H2O2 ले लो, H2O2 में अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां अगर देखो, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे और 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो दोनों कंपाउंड में दोनों एलिमेंट का मास रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है, देखो दोनों में हाइड्रोजन का मास सेम है बट ऑक्सीजन के अलग अलग मास के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। मतलब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपका कंपाउंड सेम है, अगर हर जगह H2O बन रहा है, कंपाउंड सेम है तो मास रेशियो भी एलिमेंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, अगर कंपाउंड डिफरेंट बनेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैलेंस होगी तो कंपाउंड भी क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। और कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट बनेगा तो क्या होगा, दोनों का मास रेशियो, एलिमेंट का मास रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में दोनों एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा, अब कंपाउंड डिफरेंट है तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि कंपाउंड, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक ही लग रहा होगा आपको, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि 2 एलिमेंट अगर कंपाउंड सेम है तो मास रेशियो एलिमेंट का सेम रहेगा। अगर कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया है तो एलिमेंट का मास रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो ये लॉ क्या है, बेसिकली मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो इस लॉ में ये बताया गया है कि अगर आपने 3 एलिमेंट लिए, एक मैग्नीशियम ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया। क्लियर है? अगर ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड क्या बनाएंगे, MgH2 बना लेंगे। क्लियर है? तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, MgH2। अगर आप यहां ध्यान से देखो, इन दोनों में मास रेशियो कितना है, ये 24 है तो ये कितना है, 2 है। ये 24 ग्राम है तो 2 ग्राम है, जब कंबाइन करेंगे तो MgH2 बनेगा। क्लियर है? अगर Mg और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों को पता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाएगा, MgO बनाता है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, ये MgO हो गया। अगर आप देखो यहां पर मास रेशियो कितना है, मैग्नीशियम कितना है 24 ग्राम, तो ये कितना होगा 16 होगा।
क्लियर है? तो Mg और H ने ये कंपाउंड बनाया, MgO ने रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना। अब इस तरह से जो आयन कॉमन है, क्लियर है, उसका सेम वेट कर लो। सेम वेट दिया है तो ठीक है, नहीं है तो बना लो। तो इसका 24 वेट देखो सेम दिया हुआ है, तो सेम वेट देखो। अब थर्ड एलिमेंट का सेम वेट जो अदर टू एलिमेंट के साथ जो कंबाइन कर रहा है, यानी ये दो एलिमेंट अगर कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनाएंगे वो इसी वेट के रेशियो में होगा, या तो इसका मल्टीपल होगा। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, आर आइदर द सेम और द सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो। यानी जो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो अदर टू एलिमेंट बचे हैं, ये जो भी कंपाउंड बनाएंगे, एक तो H2O बना सकते हैं, H2O बनाएंगे, देखो 216 बचा, तो देखो ये सेम रेशियो है। क्लियर है? तो अदर जो बचे हुए हैं सेम, समझ आ रहा? जो अदर दो एलिमेंट जो बचे हुए हैं, ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनाएंगे या तो उसी रेशियो में होगा, उसी मास रेशियो में, जिस मास रेशियो में वो मैग्नीशियम के सेम अमाउंट के साथ रिएक्शन कर रहे थे, या तो उसका मल्टीपल होगा, या फिर मल्टीपल मतलब H2O2 बनाएंगे। H2O2 बनाएंगे तो क्या होगा, देखो ये 2:2 कितना हो गया, 32। क्लियर है? समझ में आ रही बात आपको? अगर आपको फिर भी समझ में ना आ रहा तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। क्लियर है? और बेसिकली देखो हम लोग सिर्फ लॉ के बारे में आपको डिटेल में तो इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें लॉ समझा दे रहा हूँ अच्छे से। आपको डिटेल में अच्छे से समझ में तब आएगा जब आपको मोल के बारे में पता होगा। तो अभी तक तो मैंने मोल के बारे में आपको पढ़ाया नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको मोल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा मोल होता क्या है, मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये लॉ पढ़ने से पहले इस लॉ में कुछ कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंडीशन ये मस्ट है। क्लियर है? सेम टेम्परेचर प्रेशर ये मस्ट कंडीशन है। तो इस लॉ में सिंपल बस ये बताया गया है कि मान लो गैसेस रिएक्शन कर रही है, जैसे N2 गैस हो गई और प्लस H2 गैस हो गई, ये सिर्फ गैस पे लगेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2NH3 क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो इसमें लॉ में ये बोला गया अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जो गैसेस कंबाइंड करती हैं, ठीक है ना, उसी वॉल्यूम में कंबाइंड करेगी जो उनका मोल रेशियो होगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसमें इसका जो 1 वॉल्यूम होगा इसके 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइंड करेगा। समझो बात को, इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइंड करेगा और कितने वॉल्यूम बनाएगा, 2 वॉल्यूम। और ये कब होगा, जब कंडीशन है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना कंपलसरी है, ये मस्ट कंडीशन है। क्लियर है? तो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो अगर आपने इसको कितना ले लिया, अगर आपने इसको 10 ml ले लिया और इसको कितना ले लिया, इसको आपने 30 ml ले लिया, तो अगर आप लैब में इसको 10 ml लोगे, 30 ml लोगे, तो फिर आप अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया कितना बनेगा, 1 इस रेशियो में बनेगा, 1:3 में कंबाइन होगा और 2 के रेशियो में बनेगा। यानी 10 ml और 30 ml कंबाइंड होंगे तो कितने बनेंगे, 20 ml। समझ रहे हो बात को? यानी और चलो इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो इसको आपने ले लिया 5 ml, अगर इसका आपने 5 ml लिया तो कंबाइन किससे करेगा, 3 टाइम्स, मतलब 15 ml से कंबाइन करेगा और कितना बनेगा ये, 10 ml। समझ रहे हो बात को? यानी वॉल्यूम उसी रेशियो में कंबाइन करेगा जिस रेशियो में मोल्स होगा, यानी जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, और उसी रेशियो में वॉल्यूम बनेगा जिस रेशियो में क्या होगा, ये कोफिशिएंट होगा। क्लियर है? बट कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है? और ये लॉ मैं और अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मोल के बारे में बताऊंगा, इसको मोल से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग 6 लॉ पढ़ते हैं, एवोगैड्रो लॉ। इसमें क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम ले लिया, यहाँ पे भी कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है? तो ये लॉ क्या है, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक कंटेनर में मान लो हाइड्रोजन गैस ले ली, क्लियर है, और आपने एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले ली, ठीक है, और आपने एक कंटेनर में क्या ले लिया,
O3 गैस ले ली। क्लियर है? तो ये गैस क्या है? डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, ये ट्राइटोमिक है। ट्राइटोमिक मतलब इसमें 3 एटम है और ये डायटोमिक मतलब इन दोनों में 2 एटम है। तो अगर आपने 3 गैसेस ले ली, इस कंटेनर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, O3 है, और कंडीशन है इसका आपने क्या कर दिया, इन तीनों पर देखो, ध्यान से देखो, अब इन तीनों का अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले लिया, देखो यहां पर देखो ध्यान से, कि अगर आपने इन कंटेनर में सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लिया, तो अगर आपने इसका वॉल्यूम सेम कर दिया, यानी अगर आपने इसका वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर में सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तीनों गैसेस हैं, तो 1 लीटर में जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे, इसके 1 लीटर में भी उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे। और इसका अगर आपने 1 लीटर ले लिया, तो इसके भी मॉलिक्यूल कितने होंगे? सेम होंगे। यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आपने वॉल्यूम सेम कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसको हम लोग आगे चल के मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम भी सेम ले लोगे, तो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जबकि देखो आपको ये दिखने में लग नहीं रहा है, जैसे कि देखो हाइड्रोजन गैस का साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है? हाइड्रोजन से बड़ी गैस होती है। क्लियर? उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। और ऑक्सीजन और O3 में देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, O3 का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए पर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम और कम होना चाहिए। क्लियर है? यानी ये 100 मॉलिक्यूल आपको सोचने में क्या लग रहा है कि इसके 100 मॉलिक्यूल कम स्पेस लेंगे, इसके 100 मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा स्पेस लेंगे इसके कंपेयर में, और इसके 100 मॉलिक्यूल इन दोनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्पेस लेंगे, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और इसके पर मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है। तो आपको सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि इसके 100 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होगा और इसके 100 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उन दोनों से ज्यादा होगा, है ना? बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यही लॉ है, बस यही आपको समझना है इस बात को। इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको कि अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है ना? अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करो, हम लोग आगे जब मोल पढ़ेंगे तो इसके ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। तो बस सिंपल लॉ इतना कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले लिया, तो अगर आप वॉल्यूम जिस रेशियो में लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उस रेशियो में आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम आपने लिया 1 लीटर, तो इसके 1 लीटर में जितने मॉलिक्यूल होंगे, इसके 1 लीटर में भी सेम मॉलिक्यूल होगा, और इसके 1 लीटर में भी सेम मॉलिक्यूल होगा। अगर आपने इसको 1 लीटर ले लिया और इसको कितना ले लिया? 2 लीटर, और इसको कितना ले लिया आपने? 3 लीटर। अब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो जिस रेशियो में वॉल्यूम चेंज किया है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएगा। मतलब इसके 1 लीटर में मान लो अगर n मॉलिक्यूल हैं, तो इसके 2 लीटर लिया आपने, तो यहाँ पे कितना होगा? ट्वाइस n मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? थ्राइस n मॉलिक्यूल होंगे। समझ रहे हो आप बात को? समझने को ट्राई करो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना? या कोई डाउट हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लॉ ये सिंपल इतना ही है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आपने वॉल्यूम सेम ले लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे। अगर आपने वॉल्यूम डिफरेंट ले लिया तो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? सेम वॉल्यूम ले लिया, तो इन तीनों में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। और इसको हम लोग मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेंगे, प्रूफ कर देंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बट उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मोल आना चाहिए, मोल होता क्या है। क्लियर है?